हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ले लेते हैं। गिवन सिग्मा पी, तो यहां पे दिया गया है कुछ चीजें दी गई है जो कि गिवन है। सिग्मा पी इज द कंडक्टिविटी की वैल्यू यहां पे दी गई है 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पे 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो दिया गया है। एंड सिग्मा एन, यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू भी दी गई है, डेट इज इक्वल टू 0.1। तो ये है 0.1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, एल एन इज इक्वल टू एल पी। तो यहाँ पे एल एन की वैल्यू जो है वो एल पी की वैल्यू के बराबर है, और ये 0.15 सेंटीमीटर दिया गया है, 0.15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, the ratio of the diffusion current to that of electron diffusion, the ratio of hole diffusion current। तो यहाँ पे hole diffusion current to that of electron diffusion current crossing a junction in a PN diode। तो होल डिफ्यूजन करंट को IPN से शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट को INP से शो करते हैं। और क्रॉसिंग द जंक्शन मतलब 0 पे, और PN जंक्शन डायोड दिया हुआ मतलब फॉरवर्ड बायस है। क्रॉसिंग द जंक्शन इन PN जंक्शन डायोड बोल दिया मतलब हम समझ गए बेटा कि ये तो फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ही डिफ्यूजन करंट जंक्शन को क्रॉस करता है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है रेशियो IPN ऑफ 0 डिवाइडेड बाय INP ऑफ 0। बस इतना बेलना हमारे लिए काफी था। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को डिफाइन कर देते हैं कि भैया एक PN जंक्शन डायोड जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है, PN जंक्शन डायोड जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है, डायोड व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, तभी जाके आपको डिफ्यूजन करंट मिलता है। तभी आपका डिफ्यूजन करंट मिलता है। ठीक है, तभी बेटा आपको डिफ्यूजन करंट मिलता है। तो हमको क्या करना है बेटा, यहां पे IPN ऑफ 0 ये होता है A माइनस A, नहीं A क्यू डी पी PN नॉट डिवाइडेड बाय LP ये होता है। ये तो हम लोगों ने डिराइव किया है ना। और अगर हम लोग INP ऑफ 0 यहां पे लिख दें तो INP एट 0 होता है हमारे पास AQDN, और उसके साथ NP नॉट डिवाइडेड बाय LN होता है। पंडित जैसे शादी कराता है वैसे मैं आपको EDC से शादी हो गया। सो IPN ऑफ 0 इज इक्वल टू AQDP PN नॉट डिवाइडेड बाय LP, और यहाँ पे AQDN NP नॉट डिवाइडेड बाय LN। ठीक है, तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं पहला। अब हम देखते हैं कि डिवाइड करने के बाद जो हमको यहाँ पे दिया गया है और जो हमारे पास है उन दोनों में क्या अंतर है। हमको एक्चुअली ये जो दिया गया है ये कंडक्टिविटी दिया गया है। ये क्या दिया गया है, ये कंडक्टिविटी दिया गया है। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस इज NQ म्यू N। अगर हम लोग NQ ये PQ म्यू P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये NQ म्यू N। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं क्या,
ध्यान से देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ना एन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, लेकिन बाकी चीजें नहीं दिख रही है। तो ये क्यू को मैं कट नहीं करूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे कोई काम का नहीं है, तो मैं इसको कटिंग कर देता हूं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट गया, क्यू को काटूंगा नहीं। डीएनडीपी कट नहीं रहा है, म्यू एन में भी कुछ भी नहीं कट रहा है। क्यू को काटूंगा नहीं क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूले में जरूरत है, क्योंकि मेरे को इस जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है उसको इस फॉर्म में चेंज नहीं करूंगा तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बदलाव करता हूं कि मुझे ये पता है कि पी एन नॉट जो है वो एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन एन या फिर एन डी होता है। ठीक है, और या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और अगर हम लोग एन पी नॉट की बात करें तो ये हमारे पास होता है एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी इन पी, या फिर एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी लिख देते हैं। तो इसका मतलब है इसको मैं बदल सकता हूं, बदलाव ही जिंदगी है, तो इसको बदल देता हूं। यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज क्यू डी पी, एन आई स्क्वायर को यहां पे हम लोग इसको लिख देते हैं एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा एन, एन डिनोमिनेटर में हो जाएगा एल पी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये एल एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका P, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास क्यू डी एन, एंड दिस इज एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर का कोई काम नहीं लग रहा है मेरे को, सो अगर एन आई स्क्वायर का कोई काम नहीं लग रहा है तो इस एन आई स्क्वायर को भी कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास डीपी और डीएन का क्या यूज है वो देख लेते हैं। हमको ये पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे डीपी को लिखें दिस इज वी टी इंटू म्यू पी, और डी एन को लिखे हम वी टी इंटू म्यू एन, तो भी चल जाएगा। हाँ सर चल जाएगा, तो इसको आगे बढ़ा है, और ये हमारे पास हो गया क्यू। डी एन को लिखे हम लोग वी टी और उसके साथ मल्टीप्लाई किए म्यू एन, क्योंकि हमको पता है डीपी आइंस्टाइन रिलेशनशिप को यूज कर लिया, और ये है हमारे पास एल एन और ये पी डिवाइडेड बाय दिस इज एल पी, और एन जो है वो एस का एस जैसे का तैसे ही है, और उसके साथ है हमारे पास डी एन। डी एन को हम लिख देते हैं दिस इज वी टी, ये पी है ना, वी टी इंटू म्यू एन। सिर्फ इधर उधर कर रहा हूं, हेरा फेरी करके हम चलाएंगे जिंदगी। तो ये हो गया एल पी एल एन, वी टी एन पी, और म्यू पी म्यू एन, सब तो हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे एन क्यू म्यू एन और पी क्यू म्यू पी आ गया। ठीक है, इतना सा अगर हम लोग कर लिए, ये दोनों इक्वेशन को बस ये मैं यूज किया, तो ये वी टी को मैं अगर कैंसल आउट कर दूं तो आगे की इक्वेशन जो है मुझे क्लियर है। न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास यहाँ पे P और उसके साथ है Q और उसके साथ है म्यू पी, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास N, उसके साथ है Q और उसके साथ है म्यू एन। एल पी एल एन को मैं कैंसिल आउट कर दिया, कारण ये है क्योंकि एल एन और एल पी की वैल्यू यहां बराबर दी गई है, तो रखने का क्या ही मतलब है। अल्टीमेटली जब मैंने इसको देखा तो ये मुझे मिला कंडक्टिविटी इन एन, सॉरी कंडक्टिविटी इन पी डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इन एन। सो पी की कंडक्टिविटी जो है वो दी गई है 1 और इसकी वैल्यू दी गई है 0.1, दोनों का यूनिट सेम है, तो आंसर आ गया मेरे पास 10। आंसर आ गया मेरे पास 10। तो ये दोनों इक्वेशन को मैंने यूज किया, बस ये दोनों इक्वेशन को मैंने किया यूज और आ गया मेरा आंसर।
क्वेश्चन 17 में दिया है वोल्टेज अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड इज 90% ऑफ इट्स रिवर्स सैचुरेशन करंट इज फ्लोइंग इन फॉरवर्ड बायस। तो ये बोल रहा है कि हमको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड मतलब VD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और बोला है इफ 90% ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इज फ्लोइंग इन फॉरवर्ड बायस। रिवर्स सैचुरेशन करंट का 90% मतलब 90% ऑफ आई नॉट जो है वो ID की वैल्यू है, फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा है। और ईटा की वैल्यू 2 है। वैसे भी सिलिकॉन में ईटा की वैल्यू 2 होती है, कभी कभी ईटा की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है जब अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बना के देखें कि 90% ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो अगर फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा है तो VD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये मेरा फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है और मेरे को एक वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि VD है और VD की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग करंट को जब मैं देखा तो ये था हमारे पास 90% ऑफ आई नॉट की वैल्यू, ठीक है। और ये आपका फॉरवर्ड करंट है और ये आपका वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो आपको इस वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा इजी है, कैसे कि 90% ऑफ आई नॉट का मतलब है 0.9 ऑफ आई नॉट। तो इसका मतलब है 0.9 आई नॉट जो है वो आपका आई नॉट इंटू ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय ईटा VT -1, ये इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोग को 0.9 आई नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास -1 का हो गया +1, इस तरफ से इस तरफ आ गया +1, और ये हो गया e⁻v डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.026। ठीक है। जिसका मतलब है यहां हम लोग को V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 90% ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड बायस। तो ये हो गया कम से कम 1.9, और यहां पे अगर हम लोग ln लगा दे तो ln ऑफ 1.9 हो गया, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहां ln लगा दे तो ये V डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.026 हो जाएगा। तो V की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 इंटू 0.026 ln ऑफ 1.9। आ रहा है क्या, देखो चेक करो। 33.38 मिली वोल्ट ऐसा आ रहा है, 33.38 मिली वोल्ट। एटीन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में बोल रहा है द वोल्टेज एट विच द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन जर्मेनियम डायोड विल रीच 90% ऑफ इट्स सैचुरेशन वैल्यू। तो यहां पे भी हमको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहानी कुछ घुमा के बोला है। एट विच रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे एट विच, जहां पे रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब आई नॉट जो है डायोड विल 90% ऑफ इट्स सैचुरेशन वैल्यू। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है
वो अपने सैचुरेशन वैल्यू का 90% रीच कर जाए, जहां पे रिवर्स सैचुरेशन करंट विल रीच 90% ऑफ इट्स सैचुरेशन वैल्यू ऐसा बोल रहा है। जर्मेनियम है तो ईटा की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, जर्मेनियम है तो यहां पे ईटा की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1। ठीक है, ईटा की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1, ऐसा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो हमको ये पता है कि अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कुछ ऐसा बनता है। रिवर्स का कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा बनता है, और ये आपका रिवर्स वोल्टेज है, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये करंट है और ये आपका रिवर्स करंट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करके देखूं तो मुझे यहां पे कुछ चीजें दिखती है। मान लीजिए ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का 100% है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का 100% है, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये आई नॉट की वैल्यू है। तो कहीं यहां पे आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट का 90% है, क्योंकि ये करंट का लाइन है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ये 90% ऑफ आई नॉट है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमको फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पे रिवर्स वोल्टेज कितना है, दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन मार्क। तो करंट की वैल्यू तो अभी भी 90% ऑफ आई नॉट है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारा इक्वेशन तो वही है, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी -1। यही हमारा इक्वेशन है एकमात्र। लेकिन यहां पे आई डी की वैल्यू आपके पास फिर से 0.9 आई नॉट है, और ये जो है ये आई नॉट है, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि रिवर्स करंट है, तो ये नेगेटिव है। और यहां पे ई रेस टू हमारे पास वी डी है डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.026 -1 ऐसा है। तो मैंने यहां पे नेगेटिव लगाया तो वी डी की वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और ये 1 इधर चला गया, तो ये 1 माइनस 0.9 हो गया इज इक्वल टू ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.026 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 0.1 गया, मतलब यहां पे ln ऑफ 0.1 हो गया, एक में से 0.9 गया, सॉरी। और यहां पे आपके पास आ गया वी डी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.026। तो वैसे भी लॉग की वैल्यू 1 से कम मतलब नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब है आपको यहां पे क्या करना है, 1 इंटू 0.026 इंटू ln ऑफ 0.1 इज इक्वल टू वी डी। तो वी डी की वैल्यू बता दीजिए फिर से, नेगेटिव में आएगा -0.059 वोल्ट। तो यहां पे ये हो गया -0.059 वोल्ट। तो क्वेश्चन सिमिलर था, बस यहां पे रिवर्स करंट फ्लो हो रहा था। उस समय फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा था, यहां पे रिवर्स करंट फ्लो हो रहा। तो मैंने रिवर्स करंट के लिए यहां पे नेगेटिव साइन ले लिया। पिछली बार उसके साथ ये ऐड हुआ था, अब ये सब्सट्रैक्ट हो गया। तो आपका आंसर है -0.059। आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है एज्यूमिंग आई नॉट फॉर ए जर्मेनियम डायोड ऑफ द सर्किट इज 10 टू द पावर -13 एम्पियर। सो यहाँ पे आई नॉट जो है वो एक जर्मेनियम डायोड के बारे में बोल रहा है, जर्मेनियम डायोड के बारे में, आई नॉट के बारे में कहानी बोल रहा है कि आई नॉट ऑफ ए जर्मेनियम डायोड गिवन इन द सर्किट इज 10 टू द पावर ऑफ -13। तो जो सर्किट दिया है उसमें 10 टू द पावर -13 आई नॉट की वैल्यू है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी इन वोल्ट इज, तो यहां पे वी डी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो वी डी कहां है वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक रेसिस्टर है ऐसा, और उसके बाद एक डायोड है ऐसा, तो डायोड का टर्मिनल वोल्टेज ही वीडी कहलाता है। और क्या जिंदगी में और क्या बच गया है कि हम ये बोले कि डायोड का टर्मिनल वोल्टेज ही वीडी कहलाता है। तो यहां पे हम एक वोल्टेज लगाए डेट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये प्लस है ये माइनस है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 किलो ओम का रेसिस्टर है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका आईडी करंट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा भाई वो वीडी ही होगा, और क्या होगा, है ना, 0, ये वीडी है। तो हमको क्या पूछ रहा है, वीडी की वैल्यू इन वोल्ट, तो इसकी वैल्यू हमको पता करना है इन वोल्ट। तो ये वीडी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द डायोड है। अगर ऐसा है तो मैं इसके अक्रॉस एक केवीएल लगा देता हूं, केवीएल, और आईडी मेरे को पता है, इसका फॉर्मूला है आई नॉट ई रेस टू वी डी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी -1, ये तो मुझे पता है, यही इक्वेशन होता है। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे एक केवीएल लगा सकता हूं। कैसे, इसी डायरेक्शन में माइनस टू प्लस, ये आपका प्लस टू माइनस है और ये आपका प्लस टू माइनस है, माइनस टू प्लस मतलब 5 इज इक्वल टू, यहां पे आई डी इंटू 2 किलो ओम कर देता हूं, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, और ये प्लस टू माइनस है मतलब ये भी प्लस आएगा, प्लस वी डी इज इक्वल टू 0 अगर ये मैं माइनस में लिखता तो यही वी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आई डी का वैल्यू भी नहीं पता है तो इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास आई नॉट ई रेस टू वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी -1, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस वी डी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को यूज करें तो दो अननोन है, एक वी डी और एक आई डी। अगर हम लोग इस वाले को यूज करें तो एक ही अननोन है, क्योंकि हमको यहाँ पे ये पता है कि आई नॉट की वैल्यू क्या है, -10 टू द पावर 13 ई टू दी पावर वी डी, और जर्मेनियम डायोड है तो हम लोग ईटा की वैल्यू 1 इंटू 0.026 यूज कर लेते हैं, -1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस वी डी। ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो गया है क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास वी डी जो है वो एक्सपोनेंशियल में भी है और नीचे भी है लीनियर में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो अक्कड़ बक्कड़ करते थे वैसा कर लेते हैं। हम लोग कई बार एग्जाम में ऐसा करते हैं, जब हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो ये कैसे करते हैं, ये ऑप्शन से करते हैं हम। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमको दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 0.5। बी ऑप्शन हमको दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 5। सी ऑप्शन दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 0.619, और डी ऑप्शन दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 1। मतलब ये 4 वोल्टेज वीडी की दी गई है। और मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं सबसे पहले ऑड मैन आउट करूंगा कि ये वाली वैल्यू को लगा के देखता हूं कि अगर इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं ऊपर से नीचे तक ट्राई करूंगा, क्योंकि ये अलग से वैल्यू क्यों दिया है 0.619।
तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 5 है और राइट हैंड साइड में इस पूरे वैल्यू को जहां जहां वीडी है वहां पे लगा के कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि सी की वैल्यू जहां पे 0.619 है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जहां पे भी इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन आए उस समय हम जो 12th में यूज करते थे ना वो काम आ जाता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं अगर इससे आंसर आ गया तो बाकी लोगों को नहीं लगाऊंगा, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20वां, है ना, 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए थोड़ा सा ध्यान से। 20वें क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, ये जर्मेनियम डायोड D1 हैज कैरिंग ए फॉरवर्ड करंट ऑफ 1.2 मिली एम्पेयर। तो यहां पे दो डायोड है, सर्किट में देखेंगे तो एक डायोड जो है वो जर्मेनियम से बना हुआ है और उसका नाम है D1। तो उसमें जो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ID की बात करें तो ये 1.2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, चलेगा। When a voltage VD1 is applied across it, तो यहां का वोल्टेज जो है वो VD1 ले लेते हैं, ID1 ले लेते हैं, और ये वोल्टेज की वैल्यू जो है ये हमारे पास नहीं दिया गया है, और रिवर्स सेचुरेशन करंट ब्रैकेट में लिखा गया है जिसकी वैल्यू इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, और ये 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 एम्पियर लिखा गया है। -15 एम्पियर लिखा गया, एम्पियर। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन डायोड, फिर इसको हम लोग सिलिकॉन डायोड से रिप्लेस कर दिए। तो यहां पे हमारे पास है एक सिलिकॉन का डायोड। जब इसको सिलिकॉन डायोड से रिप्लेस कर दिया गया तो डायोड का नाम हो गया D2, विच नीडेड ए वोल्टेज ऑफ 0.265। तो इसको 265 मोर देन VD1, तो इसमें हम लोग जब VD2 लगाए तो ये 0.265 वोल्ट जो है प्लस VD1 इतना वोल्टेज लगा है। इसको किस काम के लिए लगा इतना वोल्टेज? एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ दिस टू कैरी द सेम करंट एज D1, मतलब इसमें भी करंट क्या फ्लो हो रहा है, ID1 के बराबर और ID2 के बराबर है, डेट इज इक्वल टू 1.2 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पे आपके पास द रिवर्स सैचुरेशन करंट I02 ऑफ D2, तो हमको यहां पे I02 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू हमको यूज करनी है 1 और सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू यूज करनी है 2। ठीक है, तो हम लोग जर्मेनियम में VD1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद VD1 निकल जाएगा तो हमारा VD2 निकल जाएगा, VD2 निकल जाएगा, बाकी सब दिया है। तो इजी है। तो सबसे पहले इसके लिए कर लेते हैं कि हम यहां पे VD1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, और VD1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारा इक्वेशन होगा ID1 इज इक्वल टू I01 इंटू ई टू द पावर ऑफ, यहां पे हमारे पास लग जाएगा VD1 डिवाइडेड बाय जर्मेनियम है तो 1 इंटू 0.026 -1, तो ID1 की वैल्यू 1.2 मिली एम्पेयर है और I01 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है e टू द पावर, VD1 आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.026 -1 ये आपको करना है। आ जाएगा ना? यस सर। अगर ये आ जाएगा तो इस वैल्यू को यहां पे यूज कर लेना,
यहां पे आपके पास I02 जो है वो निकालना है ID2। तो यहां पे भी आपका इक्वेशन 1.2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, इज इक्वल टू I02 अननोन है और e⁻, यहां पे आप कर दोगे 0.265 प्लस जो भी आपका आया हो बाय 2 इंटू 0.026। ठीक है ना? यस सर। और क्या आ जाएगा? यहां पे भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो करवा लेंगे ऐसा। तो यहां पे आप बता दो कि VD1 की वैल्यू क्या आई है और यहां पे आप बता दो कि I02 की वैल्यू क्या आई है। थैंक्स डियर, थैंक्स शैलेश, शैलेश मानी। सर ईडीसी आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। थैंक यू डियर। अभी तो मॉसफेट बाकी है, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। 0.687 वोल्ट बोल रहे हैं नबराज जी। तो यहां पे 0.687 वोल्ट आया कि नहीं आया ये चेक कर लो और I02 की वैल्यू को चेक कर लो। दिनकर कुमार बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो 13.5 पिको एम्पेयर आ रहा है। तो यहां पे 13.5 पिको एम्पेयर लिख दिए। मतलब कुल मिला के आंसर हो गया ऑप्शन ए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ है, इसको इससे डिवाइड करो
और ये 1 को अभी अभी तो सिखाया, 1 को इधर ले जाओ, +1 में हो जाएगा, और उसके बाद नेचुरल लॉग लगा दो। कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, आप कर रहे होगे कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अभी तो सिखाया मैं यहां पे कैसे फाइंड आउट करना है। ये वाले में खटाखट सिखाया था। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका। तो अब हम लोग डायोड रेसिस्टेंस को पढ़ते हैं कि डायोड में क्या रेसिस्टेंस होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि डायोड किसी भी करंट को अपोज कैसे कर रहा है। तो जैसे अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसमें करंट तो इजीली फ्लो होता है, तो वो करंट को अपोज नहीं करता है, क्योंकि उसका जंक्शन, डायोड का जंक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है फॉरवर्ड बायस के केस में। लेकिन रिवर्स बायस के केस में डायोड का जो जंक्शन है वो बड़ा हो जाता है और उसमें कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स भी नहीं होते। वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकता है, जिसकी वजह से ही एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है और वो अपोज करने लगता है। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि डायोड में करंट को अपोज करने की शक्ति तभी आती है जब उसका जंक्शन का विड्थ बढ़ जाता है। तो जंक्शन का विड्थ कब बढ़ता है? जब डायोड रिवर्स बायस होता है। तो डायोड्स फॉरवर्ड बायस जब होता है तो वो कभी भी बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता, क्योंकि उसमें सारे रीजन्स जो है, जितने भी रीजन्स है, सारे रीजन में आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं और वो करंट को फ्लो करने में हेल्प ही करते हैं, क्योंकि करंट कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अपोज कब करेगा? जब वो चार्ज कैरियर्स की कमी हो जाए। तो डायोड सबसे ज्यादा रिवर्स साइड में ही करंट को अपोज करता है। तो कुल मिला के हम लोग जब डायोड रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे दो तरीके के रेसिस्टेंस आते हैं। पहला जो है वो स्टैटिक होता है, स्टैटिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग डायनामिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं। दूसरा जो है वो हम लोग डायनामिक रेसिस्टेंस निकालने की बात करते हैं। ठीक है, आप अगर लैब में एक्सपेरिमेंट किए हो तो आपको ये पता है कि डायोड जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हम उस डायोड के कुछ रिजल्ट को कॉपी में लिखते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं? ऑब्जर्वेशन बुक होता है, पता नहीं यहां कितने लोग किए होंगे। तो ऐसा हम लोग 3 कॉलम खींचते हैं और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो डायोड का लैब में जो सर्किट डायग्राम है वो होता है कुछ ऐसा, एक रेसिस्टेंस लगा होता है, उसके साथ यहाँ पे डायोड लगा होता है, उसके साथ यहाँ पे हमारे पास, पता नहीं आप लोग ब्रेडबोर्ड में किए हो कि नहीं किए हो, ये आपका एक वेरिएबल सोर्स होता है जिसका वैल्यू जो है, ब्रेडबोर्ड बोलने से कई लोग से सोचते हैं कि ब्रेड को बोर्ड में चिपका दिया गया है। तो 0 से लेके 20 वोल्ट का एक वेरिएबल सोर्स लगा होता है, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस। ये रेसिस्टेंस होता है जिसको 1K में लगाया जाता है, और ये आपका डायोड है। इस डायोड के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होता है उसको हम एमीटर में कनेक्ट करते हैं और यहां से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके वोल्ट मीटर से रीडिंग लेते हैं। तो यहां पे सीरियल नंबर लिखा जाता है और उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसी रीडिंग ली जाती है। तो यहाँ पे जो आपका, इस वोल्टेज को हम अप्लाइड वोल्टेज नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज होता है और उसके बाद डायोड वोल्टेज होता है। ये जो वोल्टेज है ये डायोड का टर्मिनल वोल्टेज है, इसी पे हमको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी होती है
और करंट जो डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो करंट ये मेजर करेगा एमीटर, ये डायोड करंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मान लीजिए 0.2 वोल्ट लगाते हैं तो डायोड के अक्रॉस 0.1 वोल्ट ड्रॉप हुआ और आईडी करंट की वैल्यू 0 आई। जब यहाँ पे 0.5 वोल्ट लगाते हैं तो डायोड के अक्रॉस 0.2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, आईडी करंट की वैल्यू 0 आई। जब यहाँ पे 0.7 वोल्ट लगाते हैं तो डायोड के अक्रॉस 0.5 वोल्ट आया, आईडी करंट की वैल्यू 0 आई। जब यहाँ पे 1 वोल्ट लगाए तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो आपका मान लीजिए 0.7 वोल्ट हुआ और करंट की वैल्यू 0.1 मिली एम्पेयर आ गई। तो ये करंट जो है वो मिली एम्पेयर में है। इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं और ऐसा ही रीडिंग आता है। जब यहां पे आप 1.5 वोल्ट लगाओगे तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप लगभग 1 वोल्ट होगा और करंट की वैल्यू सडनली 5 मिली एम्पेयर हो जाती है अचानक से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल राइज है। इसको जब आप ग्राफिकल पेज में प्लॉट करते हो तो आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो। तो यहां पे आपके पास हो गया ये VD का वैल्यू और ये हो गया आपके पास ID का वैल्यू। ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक VD और ID के बीच में ड्रॉ होती है। तो जब आपके पास 0.1 वोल्ट है तो आपका करंट का वैल्यू 0 है। जब आपके पास 0.2 वोल्ट है, करंट की वैल्यू 0 है। जब आपके पास 0.5 वोल्ट है, करंट की वैल्यू 0 है। जब आपके पास 0.7 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू कुछ आई है। जब आपके पास 1 वोल्ट है तो डायोड का करंट सडनली बढ़ गया है। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी देखते हैं। 0 आया और यहां पे कहीं पे आपका 0.1 आया तो ये पॉइंट जो है यहां से मैच हुआ और 1 वोल्ट में ये जो है ये 5 मिली एम्पेयर हो गया। तो 5 मिली एम्पेयर इसके करस्पॉन्डिंग करें तो ये ऐसा हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर दें तो ये जो है ये आपका डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। थोड़ा एलिब्रेट करके आपको बताया हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बन गया। ठीक है, अब आपको स्टैटिक रेसिस्टेंस के बारे में फाइंड आउट करना है कि डायोड कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। फॉरवर्ड बायस का केस है। तो अगर आपको स्टैटिक रेसिस्टेंस के बारे में सोचना है तो आप यहां पे रेसिस्टेंस RDC लिख दो और जो भी किसी भी एक वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चूज कर लो, उनके बीच का रेशियो ले लो तो स्टैटिक रेसिस्टेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस करंट और वोल्टेज की वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया तो मैंने यहां पे लिखा कि RDC का वैल्यू जो है, वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट है और ये 5 मिली एम्पेयर है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो ये आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया। मेरी बात समझे? स्टैटिक रेसिस्टेंस में किसी भी स्टैटिक दो वैल्यूज को ले लो और उसके बीच का रेशियो फाइंड आउट कर लो। एकदम सिंपल है। स्टैटिक वैल्यू मतलब आप 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग यहां पे 5 मिली एम्पेयर को कर लो या फिर कोई और वैल्यू ले लो। इन दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट कर लो, इनके बीच का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो काफी लोग लैब में किए होंगे, काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो जो भी रीडिंग्स, ये वाली रीडिंग को मत लेना। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि कुछ वोल्टेज जो है वो इस रेसिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि आप जब इक्वेशन को लिखोगे तो आपका अप्लाइड वोल्टेज अभी अभी लिखे थे ना, और ये जो करंट है ID इंटू ये हो जाएगा 1K। तो कुछ वोल्टेज जो है वो यहां पे ड्रॉप हो जाएगा। अगर डायोड के अक्रॉस आपका 0.1 वोल्ट आ रहा है और आपने यहाँ पे 0.2 वोल्ट लगाया है तो मैंने यहाँ पे 0.1 लिखा है, तो ये जो 0 पॉइंट रेस्ट वोल्टेज जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो टोटल 0.2 वोल्ट, 0.1 वोल्ट प्लस 0.1 वोल्ट 2 वोल्ट आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे कम कम लिखा। 0.5 वोल्ट मैंने लगाया, 0.2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ तो बाकी 0.3 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ। ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो डायोड जब कंडक्ट करने लगता है तो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये बहुत लेस होता है। देखिए जब कंडक्ट करने लगा तो सडनली इसका करंट का वैल्यू बढ़ गया।
तो डायोड के दोनों टर्मिनल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये बहुत लेस होता है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहां पे दिख रहा है आपको, ये लगभग 1 वोल्ट में 0.7 से 1 वोल्ट में मात्र 0.3 वोल्ट बढ़ा है, लेकिन करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई है ना। और ये किस लिए है, क्योंकि आपका करंट जो है वो वोल्टेज पे एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। ई टू दी पावर आपको ये बिल्कुल आइडिया होगा कि ये आई नॉट ई टू दी पावर बी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी होता है। इसका मतलब है वोल्टेज की वैल्यू यहां चढ़ जाती है और करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। ये चढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। इस कंसेप्ट को जो अच्छे से समझा वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनाने में कभी गलती नहीं करेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को जो अच्छे से समझा वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनाने में कभी गलती नहीं करेगा, और उसको पता रहेगा कि भैया डायोड के अक्रॉस बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। ये हो गया स्टैटिक की बात। अब हम बात करते हैं डायनामिक की। तो सेकेंड जो प्रोसेस है वो है आपका डायनामिक रेसिस्टेंस। क्या है आपका डायनामिक रेसिस्टेंस? तो डायनामिक रेसिस्टेंस मतलब किसी दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर लीनियरली चेंज हो रहा है तो जैसे इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे आर डायनामिक की बात करूं रेसिस्टेंस, तो इस डायनामिक रेसिस्टेंस को हम कई बार एसी रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ये एसी रेसिस्टेंस कहलाता है। और ये जो स्टैटिक रेसिस्टेंस है इसको कई बार हम लोग डीसी रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो है ये एसी रेसिस्टेंस है। और ये जो एसी रेसिस्टेंस है एनालॉग सर्किट में आपके बीजेटी के कंसेप्ट में कई बार यूज होता है। अभी मैं डेरिवेशन करूंगा, आपको दिखेगा, और आप जब बीजेटी सॉल्व करोगे एनालॉग सर्किट में आपको देखना कि यही चीज आपको वहां पे भी फील होगी, सेम फीलिंग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं चेंज इन वोल्टेज ऑफ डायोड डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट ऑफ द डायोड, दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ वीडी विथ रेस्पेक्ट टू आईडी और द स्मॉल चेंज इन वीडी विथ रेस्पेक्ट टू आईडी इज नथिंग बट डायनामिक रेसिस्टेंस। तो ये डायनामिक रेसिस्टेंस है या फिर एसी रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग डायनामिक रेसिस्टेंस की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज चेंज इन वीडी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन आईडी, और ये जो है ये लिखा जाता है आर ए सी के नाम से। तो अगर ये चेंज जो है वो लीनियर है, अगर ये लीनियर चेंज हो रहा है तो आप यहां पे आर ए सी को लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट वी डी टू माइनस वी डी वन डिवाइडेड बाय आई डी टू माइनस आई डी वन। किसी भी दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो। अगर ये और किसी तरीके से चेंज हो रहा है तो आपको उसकी डेरिवेटिव को यूज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा बना हुआ है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है ऐसा, सॉरी ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है ऐसा, तो यहां पे आपके पास वीडी है, यहां पे आपके पास आईडी है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जिसमें आपका डायोड ऑपरेट हो रहा है, तो उसको एक्चुअली ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वो सब किसी भी एक पॉइंट जिसका आप वीडी का वैल्यू जानते हो और उसका करस्पॉन्डिंग आईडी का वैल्यू जानते हो, उस पॉइंट के थ्रू आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो मैंने एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब ये कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से एंगल सबटेंड करेगा। तो मान लीजिए ये एंगल सबटेंड जो कर रहा है वो थीटा कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो आपको ये पता है कि ये आपके पास वाई एक्सिस मतलब चेंज इन आईडी डिवाइडेड बाय चेंज इन वीडी का रिस्पेक्ट आएगा। तो अगर आपको आर ए सी फाइंड आउट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय
टेन थीटा कर दो, जिसकी वैल्यू होगी चेंज इन वी डी डिवाइडेड बाय चेंज इन आई डी। तो इसका मतलब है अगर आप इसको फर्स्ट फार्मूला मानो, इसको सेकंड मानो, सब एक ही है, ये थर्ड है, तो आर ए सी को आप 1/10 थीटा लिख सकते हैं, अगर आपको ये आइडिया है तो। अगर ये सब कुछ आइडिया नहीं है और आप जानते हो कि आपका डायोड करंट का इक्वेशन जो है वो लीनियर भी नहीं है, वो तो एक्सपोनेंशियल है ओरिजिनल में, तो आप ऐसा काम करो कि फोर्थ पॉइंट में 1/RAC फाइंड आउट कर लो। इसका मतलब है ये हो जाएगा चेंज इन आई डी डिवाइडेड बाय चेंज इन वी डी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आई टी विथ रेस्पेक्ट टू वी डी। तो हमको पता है कि आई डी का इक्वेशन ई वाला इंपॉर्टेंट है, ये है आपके पास आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी -1, ये इक्वेशन है ना। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ आई डी विथ रेस्पेक्ट टू वी डी कर दूं तो ये आ जाएगा आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, और ये डिवाइडेड बाई ईटा वी टी हो जाएगा, ऐसा आपके पास आ जाएगा। अगर ये आता है तो आपका डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए सी हो जाएगा आपके पास ईटा वी टी डिवाइडेड बाय आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी। अच्छा, तो ये हो गया आपका अगला फार्मूला, इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है जिंदगी में, ये आपके पास फार्मूला है, इसी फार्मूले को एनालॉग सर्किट में यूज किया जाता है, इसी फार्मूले को एनालॉग सर्किट में यूज किया जाता है। चलो हम भी यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे सर बताइए तो सही। यहां पे हम लोगों ने लिख दिया आर ए सी हमारे पास आ गया ईटा वी टी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी डिवाइडेड बाय, हमारे पास है दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी। हमको ये पता है कि हमारे पास आई डी का इक्वेशन क्या है, ये है आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी माइनस ऑफ आई नॉट है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो हम इसमें आई डी प्लस आई नॉट दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। इसका मतलब है कोई हमसे ये पूछे कि आई नॉट ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी को कैसे लिख सकते हो, तो मैं उसको बोलूंगा आई डी प्लस आई नॉट का एडिशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद हमको ये पता चला कि हम इसको ईटा वी टी डिवाइडेड बाय आई डी प्लस आई नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आई डी है ये हमारा मिली एम्पेयर के ऑर्डर में है, और ये जो आई नॉट है ये हमारा नैनो एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर में है। मतलब इन दोनों में आईडी जो है ये बहुत बहुत ज्यादा है किसके, आई नॉट के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ईटा वी टी डिवाइडेड बाय आई डी, बस। और यही इक्वेशन जो है वो बीजेटी में यूज होता है। ठीक है,
सो ये आपका लास्ट इक्वेशन था और 30 स्लाइड हो गए हैं। तो यहां जो है हमारी क्लास जो है वो आज का खात्मा हो रहा है।